अभी तक तो श्रद्धा ही है, और श्रद्धा नहीं होंगी तो उनके फैन से कोई बच नहीं पाएगा। मतलब मुझे वो रोज सुबह मैं उठता हूँ तो पहला सवाल आ जाता है कि आप लोग कर क्या रहे हैं, लेकिन हमारे स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। और जो कार्तिक आर्यन की एक फिल्म आ रही है नागजिला, हाँ, उससे कुछ कनेक्टेड है? उसके क्योंकि नहीं, उसमें उससे भी बिल्कुल शायद कनेक्टेड नहीं है, हाँ। लेकिन उसके बारे में मैं एक तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन हमारी फिल्म अलग है, ये मुझे पता है। आई वॉज नॉट डूइंग वेरी वेल एज एन एक्टर। जब काम मिलेगा ही नहीं तो आप स्क्रीन पे जाओगे कैसे? इनफैक्ट मेरी प्रोड्यूसर की जर्नी इसलिए शुरू हो गई क्योंकि खाली बैठा हुआ था, कुछ कर समझ ही नहीं आ रहा था करूँ क्या। द फोन डिडंट रिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड सो आई वाज फोर्स्ड टू बिकम अ प्रोड्यूसर। ठीक है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं क्योंकि गैंग्स ऑफ वासेपुर कल्ट फिल्म, जब कल्ट फिल्मों की हमेशा बात होती है, अनुराग कश्यप की आप जब भी बात करते हो तो आप ब्लैक फ्राइडे भूल ही नहीं सकते, आप गैंग्स ऑफ वासेपुर भूल नहीं सकते, आप अगली भूल नहीं सकते। ये मेरी फेवरेट फिल्में हैं उनकी थी, एंड होपफुली पीपल विल से द सेम अबाउट आफ्टर वॉचिंग बंदर। तो डे वन से था कि मैं जो भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसमें काम नहीं करूँगा एज एन एक्टर, क्योंकि एक तो आई वुड लाइक टू वर्क विद ओनली सेलेबल एक्टर्स, और जो बिकते नहीं है उनको तो मैं काम नहीं दूंगा। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ नो इनसाइडर आउटसाइडर, इट इज़ अ मिसयूज्ड एंड अब्यूज टर्म। आई थिंक जिनको सक्सेस नहीं मिलती है वो ये बोलना शुरू कर देते कि ये हम तो बाहर से आए, हमारे अरे कार्तिक आर्यन नहीं आया बाहर से, उसके पीछे प्रोड्यूसर्स की लाइन क्यों लगी? एक बहाना बना लेते हैं। कितने बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनके बच्चों के पीछे प्रोड्यूसर्स नहीं है। अगर इनसाइडर डिबेट होती तो उनके बच्चों के पीछे क्यों नहीं? क्योंकि अभी इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इनसाइडर आउटसाइडर, इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल। मेरे साथ मौजूद हैं निखिल द्विवेदी। निखिल, स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं आपसे ना पहले तो यही पूछना चाहूँगा कि किस बारे में हम पहले बातचीज शुरू करूँ, कैमरे के आगे वाली चीज़ से, बतौर एक्टर वाले फेस से, या प्रोड्यूसर वाले फेस से? बहुत कैमरे के आगे तो मैं बहुत टाइम से नहीं गया, तो एज अ प्रोड्यूसर शुरू करते हैं। कैमरे के पीछे वाली बात करते हैं। तो कब ये क्लिक किया कि यार चलो मैं एज अ प्रोड्यूसर अपनी जर्नी शुरू करता हूँ? और आसान शब्दों में बोलूँ तो पहले जितनी फिल्म्स एज अ प्रोड्यूसर लोग करते थे, अब स्पेसिफिकली पोस्ट कोविड एज अ प्रोड्यूसर चीज़ें कितनी बदली हैं? नहीं, काफ़ी बदल गई, क्योंकि आई थिंक जो सिनेमा कंज्यूम करने का या सिनेमा देखने का एक ऑडियंस में जज्बा था, उसमें बहुत बदलाव आ गया। एंड ये सिर्फ इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिया, दिस इज समथिंग विच इज़ हैपनिंग द वर्ल्ड ओवर। सारी दुनिया में अगर देखा जाए तो हॉलीवुड भी इससे ग्रस्त है। हर जगह फिल्में थिएटर में जाके आई थिंक कहीं पे वो हैबिट पैटर्न जो आपकी आदत थी सिनेमा घर में जाके और फिल्में देखना, कहीं ना कहीं उसमें बदलाव आया है। और इस समय फ़िलहाल चाहे जितने भी सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली दर्शक का मूड क्या है। करेक्ट। तो हम लोग, हर आदमी उसको एनालाइज करने की कोशिश करता है और उस पर कुछ कहने की कोशिश करता है कि ये वजह है या वो वजह है। एग्जैक्ट वजह क्या है किसी को नहीं मालूम, बट दो तीन कारण मुझे लगते हैं कि विच इज़ आई थिंक स्टिल काइंड ऑफ होल्डिंग ऑडियंस बैक। एक तो टिकटें महंगी बहुत है, इट इज़ नॉट बिकम अ। और क्या वजह है महंगे टिकट्स की? अब महंगे टिकट्स तो भाई अब थिएटर एग्जिबिटर्स ही डिसाइड कर रहे हैं कि क्या टिकट की प्राइस होनी चाहिए। सिनेमा वॉज अ मीडियम ऑफ मास कंजम्पशन। सिनेमा बना ही इसलिए था कि जब सिनेमा इन्वेंट हुआ था तो इट वॉज फॉर द क्लासेस, एंड धीरे 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 उसके एवोल्यूशन के बाद इट बिकेम समथिंग फॉर द मासेस। It has changed with this kind of ticket pricing. I think it's going to be very difficult for an ordinary average Indian to go and watch movies in the theaters. वो एक कारण तो है ही। कहीं ना कहीं हम खराब फिल्में भी बनाने लग गए थे, क्योंकि एक फार्मूला सा बन गया था कि आप मल्टीप्लेक्स में जा सकते हैं और एक, जिसे हम प्रोजेक्ट बोलते हैं, अगर कुछ बड़े सितारे, कुछ अच्छी लोकेशंस, कुछ रंग बिरंगे कपड़े, दो तीन अच्छे गाने, तो लोग चले ही जाते थे और पैसे बन ही जाते थे, क्योंकि वो पैसे थोड़े आसानी से बन जाते थे और इन्वेस्टमेंट आपका नहीं होता था। बड़े बड़े स्टूडियोज और कॉर्पोरेट्स और कॉर्पोरेशंस आ गए थे, जो वो पैसे लगाते थे उनके जेब से भी नहीं जा रहे थे, जो वहाँ पे काम करते हैं उनकी तो सैलरी आ ही रही थी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं दैट यू नीड टू, वो जब आपको थोड़ा सा डर होता है ना कि आपके पैसे शायद डूब जाएंगे अगर आपने अच्छी फिल्म नहीं बनाई, जो पहले प्रोड्यूसरों में होता था, तो फिल्में खराब बनने लग गई थी।
ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा एनालिसिस है। नहीं ये बहुत, बट ये और सच ऐसा है जो बहुत कम लोग ओपनली कैमरे के सामने बोलते हैं, तो वरना सब डिफेंसिव मोड में रहते हैं। तो वो शायद ये कारण हो कि फिल्में, क्योंकि दर्शक अब, पहले हम लोग कोविड से पहले चाहे कोई भी फिल्म आ रही हो, यू हैड मेड अप योर माइंड कि हम जाके ये फिल्म थिएटर में देखेंगे। अब ऐसा नहीं है। अब आप, लोग उस तादाद में तो नहीं जा रहे, वो भीड़ नहीं हो रही है थिएटर में जो होनी चाहिए, तो उस हिसाब से फिल्में बननी बंद हो गई हैं। जिस नंबर में बनती थी बन अभी भी रही हैं। तो लेट्स सी, आई थिंक आई रियली होप एंड प्रे दैट दिस चेंजेस। क्या लगता है कि ऑडियंस स्मार्ट ज़्यादा हो गई है, दोगली हो गई है? मैं सवाल एलोबरेट करता हूँ। बहुत बार ऐसी फिल्में आती हैं जो हमें पता है देखने में मज़ा नहीं आया, अच्छी नहीं है, चाहे वो सिनेमेटिकली हो, चाहे वो एज अ दर्शक हो, बॉन्ड नहीं बना, कनेक्शन नहीं हुआ, बट कलेक्शन बहुत हाई है। दूसरी तरफ ऐसी फिल्में जो बहुत अच्छी हैं, जिनको दर्शकों ने पसंद किया है, जिनको क्रिटिक्स ने पसंद किया है, बट बॉक्स ऑफिस में वो नंबर टर्न नहीं हो रहा है। तो मैं दूसरे एग्जाम्पल का आपको पहले जवाब देता हूँ। जिन्होंने भी क्रिटिक्स ने पसंद किया और जिन्होंने दर्शकों ने पसंद किया, स्वाभाविक सी बात है कि उन्होंने थिएटर में पसंद नहीं किया, उन्होंने बाद में उसे कहीं देखा तो पसंद किया। सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव तो थिएटर में तो नहीं गए। देखिए वो, आई थिंक जो मैंने आपसे कहा कि आदत बदल गई है। पहले कोई भी फिल्म आती थी वो थिएटर में तो जाते थे। अब आई थिंक द मैसेजिंग ऑफ अ फिल्म हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट। वो जो एक टीजर, ट्रेलर या जो भी आपकी फिल्म का मार्केटिंग का एसेट है, वो अगर दर्शक को नहीं भाया तो वो थिएटर में नहीं जाता, भले ही वो फिल्म अच्छी हो। वो बाद में वो फिल्म देखते हैं, बोलते हैं अरे यार ये तो बड़ी अच्छी फिल्म थी, और टेलीविजन पे या डिजिटल मीडियम पे मिल ही जाती है थोड़े दिन बाद। जैसा कि मैंने कहा, हम ये फॉर्मूला, जो नया फॉर्मूला है इस नई दुनिया का, हम लोग सब अभी भी ढूंढ रहे हैं। अभी हम सब में ये होड़ लगी हुई है कि यार फिल्म जैसी भी बने ट्रेलर बहुत अच्छा करना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेलर अच्छा होगा तो लोग शायद थिएटर में आ जाएंगे। तो हम कोशिशें कर रहे हैं। ये पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। ये 35-40 साल पहले हो चुका है। ये तब हुआ था जब अर्ली 80, 81, 82 में वीडियो आया था। एंड जब वीडियो आया था तो जो एक, there was a huge shift in the gentry that was going into the theaters, because क्योंकि सडनली उनको फिल्म देखने का एक मौका अपने घरों में मिल गया, भले वो छोटे टेलीविजन सेट्स थे। तो उन्होंने वो फिल्म्स जो है, और थिएटर्स में क्या है, एक वो स्टॉल्स का सेक्शन होता था, एक बालकनी का सेक्शन होता था, तो जेंट्री थोड़ी मास बेस्ड होने लग गई थी। और क्योंकि मास बेस्ड होने लग गई थी, फैमिलीज डिसाइडेड टू कीप अवे फ्रॉम द थिएटर्स, एंड उनको एक मौका मिल रहा था कि वो अपने घरों में देख सकते थे। एंड सडनली दैट एंटायर जेंट्री चेंज। इट वाज ओनली द मास बेस्ड audience which in the earlier 80s could not afford a television set or a VCR. True. Were the ones who were going to the theaters, because वो थिएटर की टिकट तब भी वो 3, 4, 7 रुपए या 8 रुपए में आपको टिकट आ जाती थी। And that is why you will see that the cinema of the 80s became extremely massy and pedestrian, because आप वो क्लास ऑडियंस को केटर ही नहीं कर रहे थे। क्लास ऑडियंस वही फिल्में अपने वीडियो कैसेट पे कंज्यूम करने लगी थी। और तभी आप देखोगे कि वो जो फिल्में थी, हिम्मत मावाला और मवाली और वो सब इतनी चलने लग गई थी। एंड आई थिंक इट चेंज सडनली इन द लेट 80s, एंड nobody gives credit. I want to take his name, a lot of credit for changing this entire, suddenly almost a decade went by, for changing the pattern of cinema should go to Mansoor Khan. It started, audience started to, because I think the young people of the early 80s had grown up in the next 8 years. They had started going to college, and he came up with Qayamat Se Qayamat Tak, and that was after a long time. Of course there were films in between. ऐसा नहीं है कि कभी कोई फिल्में चलती ही नहीं थी। बीच में मिस्टर इंडिया आई थी, उससे पहले या जो भी आती थी वो, again the class audience did go to the theaters and the films were doing well. But it was Qayamat Se Qayamat Tak which I think really changed the pattern, and suddenly the youngsters started going to the theaters again. And then it was followed by a succession of films, Maine Pyar Kiya and your Ashiki, and then the entire, and then suddenly I think अमिताभ बच्चन का यंग जो एंग्री मैन वाला जो पूरा एरा था, वो भी I think बहुत ऐड ऑन किया है इसमें। Yeah, but that was in the 70s and the early 80s. By the end of the 80s, I think it was the young love stories which had started to work. And then there was an exhibitor in Delhi who said कि
again the people are coming to the theaters, but let me try to give them a much better viewing experience. And that's how the first multiplexes, which was I think the first multiplex was in Saket in New Delhi, if I'm not wrong, PVR. Okay. And that changed everything. And suddenly your class audience again started going to the. So it's not that it has not happened before. It has happened earlier. The audience had stopped going to the theaters. So we just have to find the right Mansoor Khan again, the new Mansoor Khan, जो to pull वापस back ऑडियंस को to pull थिएटर्स back में the ले audience आए। into the theaters. अगर आपसे पूछूं, आपको याद है आपने पहली फिल्म थिएटर में कौन सी देखी थी? Suhag, हम्म 1979, Amitabh Bachchan, Manmohan Desai. I was very young. हम्म I have some faint memory of it. ओके। मैं वापस एज ए प्रोड्यूसर की जर्नी पे आता हूँ। जब आप किसी भी फिल्म से एज ए प्रोड्यूसर जुड़ते हो, क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं आपके लिए कि यार अगर ये सब पॉइंट्स हैं तो मैं जुड़ने को तैयार हूँ, वरना ये सब चेंजेस हैं जो मेरे को चाहिए? नहीं, चेंजेस वगैरह की बात नहीं होती. मैं कोई भी स्क्रिप्ट दर्शक की तरह सुनता हूँ, ऑडियंस की तरह सुनता हूँ. अगर मुझे लगता है ये फिल्म मुझे देखनी है एज एन ऑडियंस, ये मैं देखना पसंद करूंगा, तो मैं उसे बनाना चाहूंगा. इट इज जस्ट अ वेरी सिंपल क्राइटेरिया, नथिंग एल्स. और कोई ऐसी फिल्में भी नहीं जो रिजेक्ट करी हैं कि मैं एज ए प्रोड्यूसर नहीं जुड़ सकता? हाँ, क्योंकि वो अगर आपको एज एन ऑडियंस वो नहीं भाती है. देखिए, हर आदमी का अपना एक एस्थेटिक होता है, अपनी एक वैल्यू सिस्टम होता है. हो सकता है जो सिनेमा आपको पसंद हो वो सिनेमा मुझे पसंद ना हो. करेक्ट। तो ऑब्वियसली क्योंकि बनाने वाला मैं हूँ, तो वो मुझे पसंद आनी चाहिए, तभी बनाऊंगा. और एक चीज़ मैं अक्सर जानना चाहता हूँ प्रोड्यूसर से खास तौर पे, कि जब भी कोई फिल्म से जुड़ते हो उस वक्त उसकी कास्टिंग हो चुकी होती है या नहीं, या फिर आपके जुड़ने के बाद होती है? सेकंड चीज़, किसी भी एक्टर की फीस में प्रोड्यूसर्स का कितना इन्वॉल्वमेंट होता है? प्रोड्यूसर्स का ही इन्वॉल्वमेंट होता है. आई मीन एक्टर्स की फी तो प्रोड्यूसर्स ही करेक्ट, बट मिलके उसमें चुनेंगे. See, it's a matter of negotiation, it's a matter of project, it's a matter of film. मैं अक्सर ये कहता हूँ, कोई एक्टर, देखिए शैम्पू और साबुन तो है नहीं कि उनका एक फिक्स्ड एमआरपी होता है. बिल्कुल। वही एक्टर जो एक फिल्म को एक्स अमाउंट में करता है, हो सकता है दूसरी फिल्म को वो उसको रिड्यूस, क्योंकि उसको स्क्रिप्ट इतनी पसंद आ जाए, वो उससे कम पैसे में करने लगे. तो इट्स अ सीरीज ऑफ थिंग्स दैट हैपन व्हिच डिटरमाइन एन एक्टर्स प्राइस. कुछ एक्टर्स हैं जो अपने प्राइस पे इतने बंधे नहीं रहते. वो बोलते हैं मुझे ये फिल्म करनी है हर हाल में, वो तो लगाने के लिए भी रेडी हो जाते हैं कभी कभी. बट कुछ हुआ किसी एक्टर्स फिल्म में ऐसा आपके साथ? नहीं, अभी तक तो मेरे साथ नहीं हुआ, बट आई हैव हैड इजी गोइंग एक्टर्स. नोबडी हैज एवर सेड दैट दिस इज they are going to be very rigid on the price. I think I have been very fortunate so far that everybody who has been attached to my films, या जो भी मेरी फिल्मों से जुड़ा है, उसको वो फिल्म पहले करना चाहता था, एंड देन मनी वाज सेकेंडरी. मैं आपका इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, अभी आप जब बात कर रहे तो मेरे को ध्यान में आया, आपने लव्यापा को लेके बड़ा अच्छा एक फीडबैक डाला था, बट मुझे याद है उस फिल्म को बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया था. अब यही होता है कई बार. मैं खुद हैरान था, मुझे अच्छी लगी थी वो फिल्म. मैंने जब देखी थी तो मुझे लगा कि काफ़ी फ़नी थी, और इट वाज अ गुड अटेम्प्ट. कई बार एज अ फिल्म मेकर हम लोग को ये समझ में आ जाता है कि ये एंडवर और ये अटेम्प्ट ऑनेस्ट था, पर वो बैठा नहीं और ऑडियंस को नहीं समझ में आया. देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ भी सोचें आपकी फिल्म के बारे में या दूसरी फिल्म के बारे में, यू आर राइट, ऑडियंस को पसंद आनी चाहिए. हम फिल्म बना किस लिए रहे हैं और किसके लिए बना रहे हैं? अगर उन्हें पसंद नहीं आई है तो कोई कारण है, या तो वो कारण आप जानने की कोशिश करिए या जाने दीजिए. ऑडियंस को पसंद आनी चाहिए. मैंने एज एन ऑडियंस जो फिल्में भी बनाता है वो मैंने देख के एक अपनी एक कमेंट दी थी. आई बिलीव इन इट, आई स्टैंड बाय इट, आई नेवर चेंज ऑन माय ओपिनियन बिकॉज वो वैसे मेजॉरिटी ओपिनियन नहीं हुई. मुझे वो फिल्म पसंद आई थी, आज भी पसंद है, और मुझे तो बल्कि ये उम्मीद थी कि भले ही वो थिएटर में ना इतनी चली हो, डिजिटल मीडियम पे जरूर चलेगी. मैं आई वाज सरप्राइज कि डिजिटल मीडियम पे भी उसको इतना. बट एक वजह ये भी लगती है कि कहीं ना कहीं इनफैक्ट आर्यन खान से पहले, बैट्स ऑफ बॉलीवुड अगर मैं छोड़ूं, उसके पहले तक लोग स्टार किड्स को लेके बहुत ज्यादा हार्श हैं. एक प्री कंसीव नोशन है कि अरे यार इसकी फिल्म है तो ये तो सब सजा सजाया मिल गया है, चाहे वो अनन्या हो चाहे वो और कोई हो, ये लोग हो सकता है बिकॉज आई थिंक somewhere they also haven't made it very easy for the audience.
जैसे बोलते हैं ना, दे हैवंट मेड इट वेरी पैलेटेबल, इज माय हम्म ओपिनियन। आप हर समय बड़ी गाड़ियों से उतरोगे और इतने ज़्यादा बार कपड़े बदल बदल के फ़ोटो खिंचाओगे। सी, वी आर स्टिल अ कंट्री which has more underprivileged people than privileged. हम्म So the privileged have to make it palatable, or हम्म has to, I'm not saying they have to pretend कि उनको एक नाटक या ढोंग करना चाहिए, हम्म but somewhere हमें modesty रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए आप, ये ऐसी बात है कि किसी ने अगर 2 दिन से भरपेट खाना नहीं खाया है, हम्म और आप उसके सामने अपनी एक प्लेट रखते हो खाने की और उसको भर के उसके सामने खाते हो, तो उसे तो बुरा लगेगा ही। fair अ, enough. आपको ये बात समझनी ज़रूरी है, हमारे देश की जनता वैसे बहुत स्मार्ट है। अगर आपको उनको लगता है कि आप डिजर्विंग और आपने ये अचीव किया है हम्म अपने खुद की मेहनत और बलबूते पे, तो आपके अगेंस्ट वो कभी भी ये ग्रज नहीं रखती। आप किसी भी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि शाहरुख खान कौन सी गाड़ी में घूमते हैं, बल्कि उन्हें मज़ा आता है। अमिताभ बच्चन किस गाड़ी में जा रहे हैं, सलमान खान प्राइवेट प्लेन में जा रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। correct. आप, इट्स नॉट कि उन्हें ये इस बात से कोई जलन है या ईर्ष्या है कि किसी और के पास प्रिविलेज है, हम्म बट दैट प्रिविलेज हैज टू बी वेल अर्नड, इज आई थिंक व्हाट हमें तब तक थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, हम्म इज व्हाट आई फील। आपके प्रोजेक्ट्स में एक प्रोजेक्ट रहा है कंट्रोल, है ना, अनन्या पांडे। कैसी पहली मुलाकात कैसी रही? जो होता है हम लोग किसी को भी मिलने से पहले ना उसका एक परसेप्शन बनाते हैं, इंसानी आदत है। आपके साथ कुछ वैसा था अनन्या से मिलने नहीं, से आई थिंक पहले? शी इज़ अ हार्ड वर्किंग गर्ल, मेहनती है। मैं उसको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज की कैटेगरी में इसलिए नहीं मानता, भले ही वो लोग क्योंकि उसने फिर भी मेहनत करके ही आई है। सी, यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अनन्या अनान्या वगैरह को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी होगी, हम्म बिकॉज without trying to undermine the achievements of their parents, I'm actually saying this because we should not undermine the achievement of the children. आप जब कभी किसी को, शाहिद कपूर को स्टार किड बोलते हो या अनान्या पांडे को स्टार किड बोलते हो, मुझे थोड़ी सी उसमें बेईमानी लगती है। हम्म उनके पेरेंट्स बहुत, उन्होंने बहुत नाम कमाया था और बहुत टैलेंटेड लोग थे, बिल्कुल। पर ऐसा नहीं था कि वो किसी को फ़ोन करके बोल दें कि हमारे बच्चे को काम दे दो, तो मिल जाता। शाहिद वगैरह ने बहुत स्ट्रगल किया है, मैं जानता हूँ, करेक्ट। बहुत ऑडिशंस दिए हैं। आपको एक बहुत पावरफुल स्टार होना पड़ता है ये बोलने के लिए कि हमारे बच्चे को काम मिलना चाहिए। कोई करता भी नहीं है। आई थिंक ये पूरी जो नेपोटिज्म की डिबेट है, ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए लागू ही नहीं होती। ये बेबुनियादी डिबेट है और ये गलत डिबेट है। और मैं आपको समझाता हूँ कैसे। प्लीज। नेपोटिज्म वहाँ होता है जहाँ आप पब्लिक ऑफिस या पब्लिक फंड्स का मिसयूज़ करते हो और अपने परिवार को, अपने दोस्तों को बढ़ावा देते हो। किसी और का पैसा है। फिल्म इंडस्ट्री का पैसा इज मोर और लेस प्राइवेट मनी। मैं अपने पैसे से क्या करना चाहता हूँ ये आप मुझे नहीं बता सकते। ओके। मैं कल को आपको हीरो बनाना चाहता हूँ, वो मेरी सोच है, वो मेरा ओपिनियन है। अगर इन लोगों को आपकी फिल्म नहीं देखनी है तो वो नहीं देखेंगी। एंड में आपको, कंज्यूमर को, वो टिकट खरीदनी है 100 रुपये की। और कितने लोगों के साथ हुआ है कि वो, उन्होंने कितनी भी आप उनके लिए फिल्में बना दो, जब ऑडियंस डिसाइड कर लेती है कि हमें इस आदमी की पिक्चर नहीं देखनी है, तो वो नहीं देखने जाती है, उनके करियर खत्म हो जाते हैं। वो उन्हीं की फिल्म देखने जाती है जिनके वो करियर, मतलब अगर नेपोटिज्म नहीं होता तो किशोर कुमार नहीं होता, नेपोटिज्म नहीं होता तो राहुल देव बर्मन नहीं होता। मैं तो मतलब इन दोनों के बिना मेरी ज़िंदगी तो बहुत ही फीकी होती। तो कोई अपने पैसे से किसी को भी चांस देना चाहे, उसमें बाहर वाला कैसे बोल सकता है? अच्छा, वो देते भी इसलिए हैं क्योंकि ऑडियंस को एक क्यूरियोसिटी है, एक उत्सुकता है कि हमें उसके फलां के लड़के को देखना है, हमें उसकी बेटी को देखना है। प्रोड्यूसर ये बात जानता है कि ये टिकट बिकने का एक जरिया ज़्यादा बड़ा है। मेरे पिताजी का नाम श्री गोविंद द्विवेदी था। उनके लड़के को देखने के लिए कोई क्यूरियोसिटी ही नहीं थी किसी को। पर ये क्यूरियोसिटी आप ऋषि कपूर के बेटे को देखने के लिए कैसे छीन सकते हो? बिल्कुल। वो प्रोड्यूसर तो ऋषि कपूर के बेटे को ही लॉन्च करेगा, उसकी गलती क्या है?
आपको नहीं देखना उसके बेटे को, मत देखिए। आपके पास पूरा का पूरा राइट है राइट है, ना आप देखने टिकट का, मत देखने खरीदिए। का। आप भी टिकट तब खरीदते हैं जब आपको लगता है, एंड let us also understand this, that Ranveer today is sustained only because he did have talent to convince you that he is worthy and deserving of his place. ट्रू। Otherwise वो कहीं ना कहीं, कितने लोग हैं, कितने बड़े बड़े स्टार्स के बच्चे, उनका करियर नहीं बन पाता है। सिर्फ उनका ही बनता है जो ऑडियंस को कन्विंस कर लेते हैं कि आप हमारी फिल्में देखिए। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो इनसाइडर आउटसाइडर, इट इज अ मिसयूज्ड एंड अब्यूज टर्म। आई थिंक जो जिनको सक्सेस नहीं मिलती है वो ये बोलना शुरू कर देते हैं कि ये बाहर, हम तो बाहर से आए, हमारे, अरे कार्तिक आर्यन नहीं आया बाहर से, उसके उसके पीछे प्रोड्यूसर्स की लाइन क्यों लगी? एक बहाना बना लेते कितने हैं बड़े इस बड़े चीज। स्टार्स हैं, उनके बच्चों के पीछे प्रोड्यूसर्स नहीं है। अगर करेक्ट। इनसाइडर डिबेट होती तो उनके बच्चों के पीछे क्यों नहीं? क्योंकि अभी इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इनसाइडर आउटसाइडर, इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल। इफ यू आर सक्सेसफुल, पीपल आर गोइंग टू बी आफ्टर यू। इफ यू आर नॉट अनसक्सेसफुल, पीपल आर नॉट गोइंग टू बी आफ्टर यू। इट्स एज सिंपल एज दैट। बट आई थिंक इस एक बहस का, इस बातचीत का एक बहुत बड़ा रीजन ये रहता है कि स्टार किड्स को मौका मिल जाता है, सस्टेन कर लिया, अच्छा काम कर लिया तो लंबे टिक जाएंगे, नहीं किया तो टाटा बाय बाय। Yes, that is it. Now, that is their luck, and that is Correct. their destiny. I mean, they True. didn't choose to be born in a particular family, but if you have, you have. You will always have. See, that level of fairness is not going to be there. I think it is, and it is not there anyway. I think in any field in the world, if you have been lucky enough that you have somebody who's already worked hard enough from before, आपको वो ओपनिंग थोड़ी आसानी से मिलेगी। करेक्ट। अब वो है तो वो है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, और उसके लिए बहुत ज़्यादा किसी को परेशान भी नहीं होना चाहिए। ट्रू। मैं वापस फिल्म्स पे आता हूँ। बंदर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बट उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता ही नहीं लग पा रहा है। नहीं, वो बहुत डिलिबरेट है, क्योंकि हम बात करके क्या करेंगे। आई थिंक मार्केटिंग एसेट और ट्रेलर ही जिस दिन आएगा लोगों को पता चल जाएगा कि फिल्म क्या है, और हम बहुत जल्दी उसको रिलीज करने के प्लान सब कर रहे हैं। इंडिया में रिलीज होगी, हम ट्रेलर रिलीज करेंगे, उसके बाद बात करें तो कुछ बात बनती है। बट क्या कुछ टाइमलाइन है, क्या कैसा कुछ प्लानिंग चल रही आई है? थिंक अर्ली नेक्स्ट ईयर, आई थिंक इज व्हेन वी आर रिलीजिंग द फिल्म। बट ठीक है, फिल्म के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते, फेयर इनफ। मुझे अनुराग कश्यप के बारे में बताइए ना, क्योंकि आई एम लाइक इन लव विद द काइंड ऑफ सिनेमा दैट ही मेक्स। जब वो होते हैं कैमरे के पीछे, कभी आप जाते हो सेट वेट पे, बातचीत एंड ऑल सारी चीजें? हाँ हाँ, मैं उनके साथ ही रहता हूँ, बिल्कुल ही पागल डायरेक्टर हैं। करेक्ट, राइट। अपने मन की करते हैं, कभी कभी ज़्यादा मन की करते हैं, लेकिन फिल्म के लिए करते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ वेयर ही इज़, यू विल लाइक अनुराग कश्यप, दैट ये बहुत लड़ाइयाँ होती हैं उनके साथ क्रिएटिव, लेकिन वो फिल्म के लिए होती हैं। मेरी भी फिल्म के लिए होती है, उनकी भी फिल्म के लिए होती हैं, उनके डिस्कशंस चलते रहते हैं, एंड वो आपको पहले आपके हर बात को रिजेक्ट ही करते हैं, और फिर थोड़े दिन बाद फ़ोन करते हैं और बोलते हैं मैं सोच रहा था जो तुमने बोला था, बट दैट्स हिज प्रोसेस एंड इट्स अ ग्रेट प्रोसेस। इट्स बीन अ वेरी हेल्दी एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम। बहुत कुछ सीखा भी, बहुत स्टबर्न है, बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना कि दीवार से बात कर लो एक बार को, अनुराग कश्यप से नहीं कर सकते आप। लेकिन एक it's a worthy experience to make a film, and I think I would like to believe that he enjoyed it as much. निशांची देखी? मैंने निशांची का पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 अभी नहीं देखा। मेरे को याद है इंटरव्यूज में उन्होंने क्लाइंट बोली थी कि मैं निशांची इसलिए बना रहा हूँ ताकि लोग गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात बंद करें। ठीक है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि गैंग्स ऑफ वासेपुर कल्ट फिल्म है। जब कल्ट फिल्मों की हमेशा बात होती है, अनुराग कश्यप की आप जब भी बात करते हो तो आप ब्लैक फ्राइडे भूल ही नहीं सकते, आप गैंग्स ऑफ वासेपुर भूल नहीं सकते, आप अगली भूल नहीं सकते। ये मेरी फेवरेट फिल्में हैं उनकी थी, एंड होपफुली पीपल विल से द सेम अबाउट आफ्टर वाचिंग बंदर। वेरी एक्साइटेड फॉर दैट फिल्म। अपकमिंग क्या कुछ आ रहा है एज अ प्रोड्यूसर? There is a film that I'm doing with Hansal Mehta, which is a very, very interesting biopic. Okay. And of course, Nagin with Saket Chaudhary, which should we should start working on it very actively very soon.
So yeah, there are films in the pipeline. Yeah. नागिन को लेके बहुत सारी चीजें चल रही हैं खबरों के बाजार में, चाहे वो मीडिया हाउसेज हो चाहे वो सोशल क्या मीडिया। चल रही है? पहली मैंने चीज तो मैंने ये नहीं सुना। कि एक तो आपके हर पोस्ट पे नीचे कमेंट्स रहते कि नागिन नागिन नागिन, है ना। पहली चीज तो ये कि श्रद्धा कपूर है नहीं है, क्या कुछ है, कब तक शुरू हो रही है। अब अभी तक तो श्रद्धा ही है, और हम्म। श्रद्धा नहीं होंगी तो उनके फैन से कोई बच नहीं पाएगा। मतलब मुझे वो रोज सुबह मैं उठता हूँ तो हाँ, पहला सवाल आ जाता है कि आप लोग कर क्या रहे हैं, लेकिन हमारे स्क्रिप्ट पे काम चल रहा था। ओके, एंड श्रद्धा कंफर्म श्रद्धा है। इज वेरी अवेयर ऑफ हम्म। इट कि हमारे स्क्रिप्ट पे काम चल रहा था। हम्म। मैं कोई भी फिल्म, जब तक मैं 100% हम लोग स्क्रिप्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो जा सकते, हम फिल्म नहीं शुरू करना चाहते। हम्म। मैं ये नहीं कह रहा हमारी स्क्रिप्ट दुनिया की सबसे महान स्क्रिप्ट होगी, पर कम से कम हमें तो ये लगना चाहिए कि हम जो स्क्रिप्ट के साथ काम शुरू कर रहे हैं इससे बेहतर हम नहीं बना सकते। उसके बाद हो सकता है वो फिर भी दर्शकों को पसंद ना आए, but that is later. I think we need to be 100% satisfied and we are reaching there with Nagin script. और इसके पहले जितनी जो फिल्में रही हैं, नागिन हो, निगाहें हो, शेषनाग हो, जानी दुश्मन हो, अलग अलग जो भी जॉनर्स रहे हैं, कुछ वैसा जानी ही है। दुश्मन नहीं, नागिन, जानी हाँ। दुश्मन में नागिन नहीं थी, but anyway, हाँ, बट मेल या इच्छाधारी वाली सारी चीजें वैसा ही कुछ है या कुछ और, मतलब बिना रिवील करे अगर आप नागिन के लिए वेट करो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। और जो कार्तिक आर्यन की एक फिल्म आ रही है नागजिला, हाँ, उससे कुछ कनेक्टेड है? उसके क्योंकि नहीं, उसमें उससे भी बिल्कुल शायद कनेक्टेड नहीं है, हाँ। लेकिन उसके बारे में मैं एक तो ज्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन हमारी फिल्म अलग है, ये मुझे पता है। ठीक है, ये तो हो गया एज अ पूरी प्रोड्यूसर की जर्नी। अब थोड़ी सी बात करना चाहूंगा एज एन एक्टर। या क्यों इतने दिनों से स्क्रीन पर नहीं है मौजूद? काम ही नहीं मिला, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आई वॉज नॉट डूइंग वेरी वेल एज एन एक्टर। जब काम मिलेगा ही नहीं तो आप स्क्रीन पे जाओगे कैसे? इनफैक्ट मेरी प्रोड्यूसर की जर्नी इसलिए शुरू हुई क्योंकि खाली बैठा हुआ था, कुछ कर समझ ही नहीं आ रहा था करूँ क्या। द फोन डिडंट रिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड सो आई वाज फोर्स्ड टू बिकम अ प्रोड्यूसर। वो जो फिल्में प्रोड्यूस की थी वो थोड़ी बहुत चल गई, तो इसलिए आप अभी भी इंटरव्यू ले रहे हो। जब मैं एज एन एक्टर तो आप आए नहीं थे। मैं तब शायद इंडस्ट्री में बहुत कम एक्टिव था, बट होता तो जरूर आपकी रहता। टांग खींच रहा हूँ। मेरे को आपने बहुत इजीली बोल दिया यार, फोन नहीं बजा वो, बट प्रोसेस, वो फेज कैसा था कि आप इतना काम कर चुके हो, काम आपने बहुत फिल्म्स ज्यादा काम करे। नहीं किया था मैंने, हाँ, 4-5 फिल्में की थी, करेक्ट, लेकिन हाँ। वो चली ही नहीं। देखो, जब आपकी फिल्में नहीं चलेंगी तो लोग नहीं आएंगे आपके पास काम के लिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। और ये इसके बारे में मैं कह भी चुका हूँ, इसमें कुछ नया अब है ही नहीं। इट इज वेरी सिंपल। इफ दिस इज अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोफेशन, इफ यू वांट टू फाइंड सक्सेस हियर, यू हैव टू बी सक्सेसफुल। खुद की फिल्में जो प्रोड्यूस करते हो नहीं सोचते कि मैं एज एन एक्टर एक नई पारी नहीं, शुरू मेरा करता ये हूं? रूल डे वन से था कि मैं जो भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसमें काम नहीं करूंगा एज एन एक्टर, क्योंकि एक तो आई वुड लाइक टू वर्क विद ओनली सेलेबल एक्टर्स, और जो बिकते नहीं है उनको तो मैं काम नहीं दूंगा। और तो वो तो पहले ही बात हट गई। और आई डोंट थिंक आई थिंक इट्स अनफेयर टू द क्रिएटिव पीपल टू ट्राई टू बर्डन देम, दैट वो बेचारे आ रहे हैं कि एक प्रोड्यूसर मिला है, फिल्में बनने वाली हैं, फिर बोलूँगा ये वाला मैं करूँगा, तो बोलेगा ये क्या ज़बरदस्ती है यार, मैंने तो सोचा था मैं उसको लूँगा, ये खुद ही आ रहा है। तो आई डोंट थिंक दैट्स राइट फॉर मी टू डू। सो आई हैव नेवर, जिसको एक्टिंग करवानी है वो अपने अलग से पैसे लगाएगा और करवाएगा। बट बतौर एक्टर में ही एक आखिरी सवाल सिर्फ और पूछना चाहूंगा कि कभी ये सोचा कि क्या चीजें नहीं वर्कआउट करी? कभी ये लगा कि यार शायद मैं एज एन एक्टर अच्छा नहीं हूँ, या शायद मेरे को वैसा काम नहीं मिला? फॉर एग्जाम्पल गुलशन देवैया, आप लोगों ने साथ में काम किया है, गुलशन इज नाउ अ पैन इंडिया स्टार आफ्टर कांतारा। तो कभी ऐसे सोचते हो चीजों को लेके, या फिर उस बारे में सोचना ही बंद कर दिया? देखिए, आपके पास जब तक इंसान के पास दिमाग है वो सोचेगा, और ये पोस्टमार्टम चलता ही रहेगा। लेकिन 100 बात की हमेशा एक बात होती है, चलना होता तो चल गया होता, नहीं चला कोई वजह होगी आगे। अब स्कैम 92 में मैंने काम किया, बहुत चल गया, उसके बाद काम आना भी शुरू हुआ। जैसे ही काम आना शुरू हुआ, मैं फिल्में प्रोड्यूस कर रहा था 2-3, मुझे लगा कि यार मैं अगर शूटिंग करने लगूंगा तो ये आई विल बी अनफेयर टू दिस, ये ना छूट जाए, ये मुश्किल से अभी ठीक हुआ है कुछ, तो वो टाइमिंग ही करेक्ट नहीं बैठी, तो वो भी फिर बंद हो गया आना, वो भी चला गया हाथ से। सो यू डोंट नो, यू कैन प्लान दीज थिंग्स। जब काम आना था तब आया नहीं, जब चलना था तब चला नहीं, जब आया और चला तब मैं कुछ और कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था। तो व्हाटएवर इट इज फाइन। आई रियली विश ये सर्कल ऐसे एक दिन पूरा कंप्लीट हो, एज एन एक्टर मैं आपको देखूं, और अगर खुद की प्रोड्यूस फिल्म में देखूं तो और मजा आएगा। मैं आप अपना वादा कभी खुद की फिल्म जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसमें तो कभी काम नहीं करूंगा, ये तो पक्का है। बट बहुत से डायरेक्टर्स ने एक आध बार बोला भी ये वाला पार्ट कर लो, मैंने मना कर दिया।
क्यों? सेम वही प्रोडक्शन की वजह से हाँ, क्या? मैं अगर प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मैं एक्टिंग नहीं करूँगा। ओह! चलिए, इंतज़ार रहेगा आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का। थैंक यू सो मच फॉर दैट थैंक यू, एक्चुअली। थैंक यू, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू। Hi, this is Nikhil Dwivedi and you're watching Galata India.